अल फज्र की अजान की सदा फिजा में बुलंद हुई। आसमान की कालिमा हल्की होने लगी थी। दमिश्क की संकरी गलियों में सुकून का एहसास तारी था, लेकिन इस घर के चार दीवारों के अंदर एक मासूम दिल का दर्द अपने आंसुओं में छलक रहा था। फातिमा के हाथ में वुजू का पानी अब भी टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उससे ज्यादा तेजी से गिर रहे थे। आज फिर वही हुआ जो हर रोज होता था। उसकी सास हलीमा बेगम ने उसे सुबह सुबह बिस्तर से घसीट कर उठाया और ताने देने लगी। क्यों री, सोकर ही अल्लाह को प्यारी होगी या कुछ काम भी करेगी? यह कोई नवाबी महल है जहां तू राज करेगी? मेरे बेटे ने तुझे शादी करके कोई गुलाम नहीं रखा, मगर तेरी आदतें देखो, कामचोर, नालायक। फातिमा ने सर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर सब्र का घूंट पीकर खामोश रही। उसके शौहर अजहर बाहर के कामों में मशगूल रहते और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह हलीमा बेगम के हाथों में थी। बचपन से ही उसने सब्र का दामन थामा था। शादी के बाद भी यही सब्र उसका सबसे बड़ा हथियार था। वह जानती थी कि उसके आंसू किसी को नर्म नहीं करेंगे, बल्कि और जुल्म बढ़ जाएगा। लेकिन आज हलीमा बेगम ने जो कहा वह उसके दिल पर तलवार की तरह चला। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है या यूं ही हमारे सिर पर डाल दिया? ए अल्लाह, कैसी सजा मिली हमें! ऐसा लग रहा है कि किसी कोढ़ी को अपने घर ले आए। फातिमा की आंखें भर आईं। उसकी मां की यादें दिल पर दस्तक देने लगीं। जब वह विदा हो रही थी, तब उसकी मां ने बस एक ही नसीहत की थी, बेटी, सब्र करना, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन क्या सच में अल्लाह उसकी पुकार सुन रहा था? रसोई में वह तंदूर जलाने लगी। उसकी उंगलियां आग की गर्मी से जल रही थीं, मगर उससे ज्यादा दिल के अंदर जलन महसूस हो रही थी। इतने में हलीमा बेगम फिर अधम की। यह क्या बना रही है? ये रोटियां क्या इंसानों के खाने लायक हैं? मेरे बेटे के लिए यह जलती हुई रोटियां बनाएगी? खुदा का खौफ कर, कुछ तो सीखा होता। इतना कहकर उन्होंने तवे से गर्म लोहे की चम्मच उठाकर फातिमा के हाथ पर मार दिया। दर्द से उसकी चीख निकल गई, मगर फिर भी उसने होठों को दबा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे, लेकिन उसने आस्तीन से पोंछ लिया। इतने में अजहर घर में दाखिल हुआ। उसकी नजर फातिमा के जले हुए हाथों पर पड़ी। ये क्या हुआ फातिमा? हाथ कैसे जला? अजहर ने चिंता से पूछा। फातिमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि हलीमा बेगम बोल उठीं, कुछ नहीं, खुद ही काम करते करते जल गई। अब अगर काम ठीक से ना आए तो इसका इल्जाम भी हम पर। अजहर ने एक नजर अपनी मां की तरफ डाली और फिर फातिमा की तरफ देखा, लेकिन वह कुछ न कह सका। शाम का वक्त हुआ। फातिमा की सास ने उसे पुरानी गुलामी के अंदाज में काम करवाना शुरू कर दिया। घर की सफाई, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सब कुछ अकेले। ऊपर से हलीमा बेगम की तानाशाही और बातें उसके सीने में नश्तर की तरह चुभ रही थीं। अचानक घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर कोई अजनबी खड़ा था। उसकी शक्ल पर एक अजीब सा खौफ और बेचैनी थी। क्या आप ही फातिमा हैं? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। फातिमा और हलीमा बेगम दोनों की नजरें उस पर जा टिकीं। क्यों पूछ रहे हो? हलीमा बेगम ने कठोर लहजे में कहा। मुझे उनसे अकेले में बात करनी है, बहुत जरूरी है। एक राज की बात है, वह आदमी बोला। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कौन था और क्या चाहता था? उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। कहीं उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान तो नहीं आने वाला? रात की तारीख दमिश्क की हवाओं में सिहरन भर रही थी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं, जैसे वह भी फातिमा के दिल की हालत बयां कर रही हों। वह अजनबी शख्स दरवाजे के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फातिमा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हलीमा बेगम की ओर देखा, जो घूरती हुई उस अजनबी को तौल रही थीं। क्या चाहिए तुझे? और फातिमा से क्यों मिलना चाहता है? हलीमा बेगम ने सख्त लहजे में पूछा। वह आदमी थोड़ा घबराया, लेकिन उसने ठहरी हुई आवाज में कहा, मुझे सिर्फ फातिमा से कुछ जरूरी बात करनी है, बस चंद लम्हे। हलीमा बेगम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कोई गैर मर्द हमारी बहू से अकेले में क्यों मिलेगा? बेगैरत, जा यहां से, वरना अच्छा ना होगा, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन फातिमा के दिल में सवाल उमड़ रहे थे। कौन था यह आदमी? उससे क्या चाहता था? इतने में अजहर भी वहां आ गया। क्या हो रहा है अम्मी? कौन है यह आदमी? अजहर ने पूछा। कोई फरेबी है, कहता है कि फातिमा से बात करनी है, बदतमीज कहीं का, हलीमा बेगम ने कहा। अजहर ने उस आदमी को घूरा। देखो, जो भी हो, तुम तुरंत यहां से चले जाओ, मेरी बीवी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चला जाऊंगा, मगर फातिमा, अगर तुम कभी सच्चाई जानना चाहो तो यह पता है। उसने एक कागज का टुकड़ा फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। फातिमा ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, शाम के बाजार के पीछे वाली गली का एक मकान। उस रात फातिमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार कागज के टुकड़े को देख रही थी। क्या उसे वहां जाना चाहिए? कौन था वह आदमी? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? और अगर नहीं, तो वह कौन सा राज था जो वह बताना चाहता था? सुबह होते ही वह अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई, लेकिन हलीमा बेगम ने उसे और भी सताना शुरू कर दिया। उसे जानबूझकर इतना काम सौंपा गया कि वह अपने हालात से बाहर निकलने का सोच भी न सके। लेकिन अल्लाह जिसको किसी इम्तिहान से गुजारता है, उसे उससे निकलने का रास्ता भी देता है। शाम होते ही जब हलीमा बेगम अपने कमरे में चली गईं और अजहर भी दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, फातिमा ने हिम्मत जुटाई और अपने नकाब को ठीक करते हुए घर से बाहर निकली। वह धीमे कदमों से बाजार की ओर बढ़ी। रास्ते में उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह डर रही थी कि अगर कोई देख ले तो उसकी सास उसे जिंदा दफन कर देगी, लेकिन उसे इस राज को जानना था। जब वह उस गली में पहुंची तो वहां अंधेरा था। एक टूटा हुआ दरवाजा उसके सामने था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने वही अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अंदर आओ फातिमा, उसने धीमे लहजे में कहा। फातिमा का बदन सिहर गया, मगर वह अंदर चली गई। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें कुछ चिराग जल रहे थे। कमरे की दीवारों पर कुछ पुराने दस्तावेज थे। तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? फातिमा ने डरते हुए पूछा। अजनबी ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। यह तुम्हारे वालिद के दस्तावेज हैं। तुम्हें बताया गया कि वह इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हकीकत इससे अलग है। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरे अब्बू जिंदा हैं? यह कैसे हो सकता है? अजनबी ने गहरी सांस ली। हां, और वह एक बड़ी साजिश का शिकार हुए थे। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अजनबी की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। क्या मेरे वालिद जिंदा हैं? यह कैसे मुमकिन है? कमरे की मध्यम रोशनी में वह अजनबी फातिमा को देख रहा था। उसने एक पुराना दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाया। फातिमा ने कांपते हाथों से वह कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। यह दस्तावेज साबित करते हैं कि तुम्हारे वालिद को एक साजिश के तहत कैद कर लिया गया था। उन्हें मर चुका बताया गया, लेकिन हकीकत इससे अलग है। अजनबी की आवाज में दर्द था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मगर यह सब कैसे मुमकिन है? मेरी अम्मी ने तो कहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजनबी ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी अम्मी को भी धोखे में रखा गया। यह सब तुम्हारी सास हलीमा बेगम की चाल थी। फातिमा के जिस्म में बिजली सी कौंध गई। क्या? यह नहीं हो सकता। अजनबी ने गंभीरता से कहा। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन यही हकीकत है। तुम्हारे वालिद को एक साजिश के तहत कैद किया गया ताकि उनकी जायदाद पर कब्जा किया जा सके। हलीमा बेगम ने यह सब अपने बेटे अजहर के लिए किया। फातिमा का जिस्म सुन्न पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों में जैसे किसी ने गरम सीसा उड़ेल दिया हो। उसकी अपनी सास इतनी बड़ी साजिश में शामिल थी? उसने अपने वालिद को मरवा देने की साजिश की थी? फातिमा को अब इस घर में एक एक पल गुजारना मुश्किल लग रहा था। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए घर लौटी। अंदर दाखिल होते ही हलीमा बेगम की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। कहां गई थी तू इतनी देर? क्या अब तू अपने मियां को धोखा देने लगी है? फातिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए। वह चाहती थी कि चीख चीख कर हलीमा बेगम से पूछे कि उन्होंने उसके वालिद के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी वह सही वक्त का इंतजार करना चाहती थी। रात भर वह सो न सकी। उसके जहन में अतीत की यादें उमड़ रही थीं। उसके वालिद कितने रहमदिल थे। कैसे वह अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। लेकिन अब वह कहां थे? क्या वह सच में जिंदा थे? और अगर थे तो किस हाल में थे? अगले दिन फातिमा ने तय कर लिया कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी, मगर वह यह नहीं जानती थी कि उसके लिए आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली थी। जब वह सुबह रसोई में काम कर रही थी, तभी अजहर घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था। फातिमा, मेरी अम्मी ने बताया कि तू रात को घर से बाहर गई थी। कहां गई थी? फातिमा ने एक पल के लिए सोचा कि क्या जवाब दे, लेकिन अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मैं अपने वालिद के बारे में पता करने गई थी। अजहर की आंखें सिकुड़ गईं। वालिद? फातिमा, क्या पागल हो गई हो?
तुम्हारे वालिद तो नहीं। फातिमा चीख पड़ी, वह जिंदा हैं और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। हलीमा बेगम, जो पास ही खड़ी थीं, ने यह सुनकर चौंक कर फातिमा की ओर देखा। उनका चेहरा एक पल के लिए जर्द पड़ गया, लेकिन फिर वह संभल गईं। तू पागल हो गई है, यह सब झूठ है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन अब फातिमा किसी भी झूठ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। फातिमा अब किसी भी तरह अपने वालिद तक पहुंचने का इरादा कर चुकी थी। वह जानती थी कि हलीमा बेगम उसे ऐसा नहीं करने देंगी, लेकिन उसे रास्ता निकालना था। उसी रात, जब घर के सारे लोग सो चुके थे, फातिमा ने चुपके से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके कदमों में एक नया हौसला था। वह उस अजनबी से मिलने दोबारा निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो अजनबी पहले से ही वहां मौजूद था। उसके हाथ में कुछ और दस्तावेज थे। तुम आई, मुझे यकीन था। देखो, ये सबूत हैं कि तुम्हारे वालिद को एक खुफिया जेल में रखा गया है, अजनबी ने कहा। फातिमा ने कांपते हाथों से कागजात देखे। यह सच था, उसके वालिद जिंदा थे। अब हमें क्या करना होगा? उसकी आवाज में मजबूती आ चुकी थी। अजनबी ने गहरी सांस ली। हमें पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे और फिर सही वक्त पर यह सच सामने लाना होगा। फातिमा अब पूरी तरह तैयार थी। उसे हर हाल में अपने वालिद को वापस लाना था। फातिमा की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी, मगर उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके वालिद अगर जिंदा थे तो वह इतने सालों से कहां थे, किस हाल में थे, और सबसे बड़ी बात, वह उन्हें कैसे ढूंढे? फातिमा ने तय कर लिया था कि वह किसी भी हाल में अपने वालिद तक पहुंचेगी। अजनबी ने उसे कुछ और सुराग दिए थे। अब उसे उस जगह तक पहुंचना था जहां उसके वालिद को कैद कर रखा गया था। उस रात, जब पूरा घर गहरी नींद में था, फातिमा ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। उसके कदम डर और हौसले के संग आगे बढ़ रहे थे। वह दबे पांव बाहर निकली और अजनबी से मिलने पहुंची। अजनबी ने उसे एक पुराने गोदाम का पता दिया था। यहां तुम्हारे वालिद को पहले रखा गया था, मगर अब वहां कोई और सुराग मिल सकता है। फातिमा के लिए यह सफर आसान नहीं था, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया और चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा था। वह दरवाजे के पास पहुंची और धीरे से धक्का दिया। अंदर जाते ही उसके सामने कई पुराने कागज और टूटी फूटी कुर्सियां दिखीं। वह धीरे धीरे चलने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? किसी की भारी आवाज गूंजी। फातिमा सांस रोककर एक कोने में छुप गई। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। अचानक किसी ने उसकी बाजू पकड़ ली। वह चीखने ही वाली थी कि सामने अजनबी खड़ा था। यहां रुकना खतरनाक है, हमें जल्दी निकलना होगा, उसने फुसफुसाकर कहा। दोनों तेजी से बाहर निकले, मगर अभी वह गली पार भी नहीं कर पाए थे कि अचानक कुछ नकाब पोश लोग उनके सामने आ खड़े हुए। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने देंगे? उनमें से एक ने कहा। फातिमा को अब एहसास हुआ कि यह साजिश जितनी वह समझ रही थी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। किसी तरह अजनबी ने उसे बचाकर वहां से बाहर निकाला, मगर अब वह समझ चुकी थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। जब वह घर पहुंची तो हलीमा बेगम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। कहां थी तू इतनी रात को? फातिमा ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। सच जानने गई थी, वही सच जिसे आपने मुझसे छुपाया है। हलीमा बेगम एक पल के लिए चौंक गईं, मगर फिर संभल कर बोलीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कुछ नहीं छुपाया मैंने। फातिमा अब उनके झूठ में नहीं आने वाली थी। उसने अजहर की ओर देखा। अजहर, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे वालिद के साथ क्या हुआ था? अजहर ने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। तुम कहना क्या चाहती हो फातिमा? मैं कह रही हूं कि तुम्हारी अम्मी ने हमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। हमारे वालिद जिंदा हैं, अजहर। फातिमा की आवाज कांप रही थी। हलीमा बेगम ने तेजी से कहा, झूठ, यह सब झूठ है, इस औरत की बातों में मत आओ अजहर। मगर अब अजहर की आंखों में भी शक उभरने लगा था। अगले दिन फातिमा और अजहर ने मिलकर उन दस्तावेजों को देखने का फैसला किया जो अजनबी ने दिए थे। जैसे जैसे अजहर ने उन्हें पढ़ा, उसकी आंखें फैलती गईं। यह सब क्या है? वह बुदबुदाया। ये सबूत हैं कि हमारे वालिद को जबरदस्ती कैद किया गया था, फातिमा ने कहा। अब अजहर को एहसास हुआ कि उसकी अम्मी ने उससे कितनी बड़ी सच्चाई छुपाई थी। अब फातिमा और अजहर के सामने दो रास्ते थे, या तो वे चुप बैठ जाएं या फिर इस साजिश का पर्दाफाश करें। हमें वालिद को ढूंढना होगा, अजहर ने दृढ़ता से कहा। फातिमा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। अब वे सच के और करीब थे। उनके वालिद जिंदा थे
और उनकी गायब होने की वजह हलीमा बेगम थी। मगर सवाल यह था कि वह उन्हें ढूंढें कैसे। दस्तावेजों से यह साफ था कि उन्हें एक खुफिया जगह पर रखा गया था, लेकिन वह जगह कहाँ थी? अजनबी ने फातिमा से कहा, तुम्हारे वालिद को एक पुरानी हवेली में बंदी बनाकर रखा गया है। यह हवेली शहर के बाहर वीरान इलाके में है, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। फातिमा की आंखों में जुनून था। मैं किसी भी हाल में अपने वालिद को बचाऊंगी, चाहे जान भी चली जाए। अजहर ने गहरी सांस ली। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह लड़ाई अकेले तुम्हारी नहीं है। इधर हलीमा बेगम को आभास हो चुका था कि फातिमा और अजहर अब सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने अपने वफादार लोगों को इशारा कर दिया कि वह किसी भी हालत में फातिमा को उस हवेली तक न पहुंचने दें। रात के अंधेरे में जब फातिमा और अजहर हवेली की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक उन पर कुछ नकाब पोशों ने हमला कर दिया। एक नकाब पोश चिल्लाया, तुम्हें जिंदा यहां से जाने नहीं देंगे। अजहर और फातिमा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वे संख्या में कम थे। तभी अचानक अजनबी वहां पहुंचा और उसने नकाब पोशों से भिड़ने में उनकी मदद की। लड़ाई के दौरान फातिमा को एक गहरी चोट लग गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वह उन गुंडों से बचकर हवेली तक पहुंच गए। हवेली बेहद डरावनी थी। अंदर घुप अंधेरा था और सन्नाटे में सिर्फ तेज हवा की आवाज गूंज रही थी। फातिमा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसे एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज आई। अम्मी जान! उसकी आवाज कांप गई। अंदर एक कमजोर बूढ़े इंसान को जंजीरों में बंधा हुआ पाया। उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर फातिमा पर पड़ी, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। फातिमा, मेरी बेटी! उनकी आवाज धीमी लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। फातिमा की आंखों से आंसू झरने लगे। अब्बू जान! अजहर ने जल्दी से जंजीरें तोड़ दीं। फातिमा अपने वालिद से लिपट गई। इतने सालों का दर्द और इंतजार उस एक लम्हे में बह गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हलीमा बेगम अपने कुछ आदमियों के साथ वहां खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट का मिला जुला असर था। तूने मेरी साजिश पर पानी फेर दिया फातिमा, लेकिन मैं तुझे और तेरे वालिद को जिंदा यहां से नहीं जाने दूंगी। हलीमा बेगम चीखीं। अजहर ने आगे बढ़कर कहा, अम्मी, आपने हमें इतने सालों तक धोखे में रखा, हमारे वालिद को कैद कर रखा था। आप कैसी मां हैं? हलीमा बेगम की आंखों में नफरत थी। मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। अजनबी ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। हलीमा बेगम और उनके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। फातिमा और अजहर ने अपने वालिद को घर लाकर उनकी देखभाल शुरू की। अब सब कुछ बदल चुका था। सब्र का इम्तिहान खत्म हुआ और सच्चाई की जीत हुई। फातिमा और अजहर के लिए ये रात बहुत भारी थी। उनके वालिद सालों की कैद से आजाद हो चुके थे, मगर उनकी सेहत बहुत खराब थी। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फातिमा और अजहर उन्हें सहारा देकर घर ले आए। जब वह घर पहुंचे तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। नौकर चाकर सहमे हुए थे। हलीमा बेगम अब उस ताकतवर औरत की तरह नहीं दिख रही थीं, जो हमेशा दूसरों को अपनी मर्जी से नचाती थीं। वह एक हार चुकी इंसान थीं, जिनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। फातिमा ने उन्हें देखकर एक गहरी सांस ली। अब क्या बचा है आपके पास, हलीमा बेगम? हलीमा बेगम की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें अब भी एक आखिरी उम्मीद झलक रही थी। अजहर बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जिंदगी में लौटें। मुझे डर था कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। अजहर का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह अपनी मां को बेहद चाहता था, मगर उनके गुनाह इतने बड़े थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अम्मी, आपने एक मासूम इंसान को सालों तक कैद रखा, मेरी बीवी पर जुल्म किए और झूठ के सहारे अपनी हुकूमत चलाई। आप चाहती थीं कि मैं आपको माफ कर दूं? हलीमा बेगम सिसकने लगीं। बेटा, मां हूं तुम्हारी, मां से इतनी नफरत मत करो। फातिमा ने आगे बढ़कर कहा, सब्र का असली इनाम अल्लाह देता है। मैं आपके सारे जुल्म सहती रही, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। अल्लाह ने मेरा सब्र देखा और मुझे मेरा हक दिलाया। अजहर ने गहरी सांस ली। अम्मी, मैं आपको माफ तो कर सकता हूं, मगर आपके गुनाहों की सजा अल्लाह देगा। हलीमा बेगम ने रोते हुए अपने बेटे के कदमों में गिरना चाहा, मगर अजहर ने अपने कदम पीछे कर लिए। अब यह वक्त इबादत का है, तौबा करने का है। आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए। इसके बाद फातिमा और अजहर ने मिलकर अपने वालिद की देखभाल शुरू कर दी।
उन्होंने घर में इस्लामी माहौल बना दिया जहां सब्र और शुक्र के मायने समझे जाते थे। हलीमा बेगम को भी एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वह अपनी गलतियों का एहसास करते हुए तौबा करने लगीं। कुछ महीनों बाद फातिमा और अजहर ने एक नई जिंदगी की